Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic making of nationalism in Europe. इस टॉपिक में हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले ये देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म शुरू कैसे हुआ, जो मिडिल क्लास था वो कैसे राइज किया और कैसे जो है नेशनलिज्म जो है एक फीचर बन गया यूरोप का। तो लेट स्टार्ट दिस। बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में जो है हम लोग पाते हैं क्या कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। आज जिस तरह का नेशन स्टेट है उस तरह का नेशन स्टेट बिल्कुल भी नहीं था। आज जिस जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को हम लोग देखते हैं ये वैसे बिल्कुल ही नहीं थे। दीज वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, ये अलग अलग किंगडम से में डिवाइडेड थे, डचीज में डिवाइडेड और कैंटोन में अलग अलग एरियाज था जिसके ऊपर जो है एक रूलर रूल करता था, हुज रूलर हैड देयर। और ये सब ऑटोनोमस टेरिटरीज थे, इनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं हुआ करता था, सब अलग अलग एरिया हुआ करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में एरिस्टोक्रेटिक मोनार्की जो था वो अपने अंदर के जितने भी टेरिटरीज थे उसको अपने कंट्रोल में रखता था, जहाँ पे अलग अलग डाइवर्स कल्चर लैंग्वेज के लोग रहते थे, मतलब डाइवर्स पीपल, ये सब के सब जो एक ही किंगडम में हुआ करते थे। वो अपने आप को कभी भी जो है कलेक्टिवली आइडेंटिटी नहीं जानते थे, मतलब उनका कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था, उनका ना तो कोई कॉमन कल्चर था, इवन कि उनका जो लैंग्वेज था वो भी बिल्कुल अलग अलग था। उनका जो टोटल एथनिक ग्रुप हुआ करता था वो भी अलग हुआ करता था। मतलब एक ही किंगडम में बहुत सारे लैंग्वेज के लोग, बहुत सारे एथनिक ग्रुप के लोग रहा करते थे। इवन कि एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप को जो है प्रॉपर्ली नहीं जानता था। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। हैब्सबर्ग एम्पायर ये रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगरी में। अगर इसका एक एग्जांपल है तो ये बिल्कुल पैच वर्क था, थोड़ा सा यहाँ से ले लिए, थोड़ा सा वहाँ ले लिए। ये डिफरेंट रीजन्स में फैला हुआ था, लोगों के बीच अलग अलग डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट रीजन का जो है एक पूरा पैच वर्क था। इसमें कौन कौन शामिल थे तो अल्पाइन रीजन में शामिल थे ट्रोल, ऑस्ट्रिया एंड स्वीडनलैंड। इसके अलावा बोहेमिया, जहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक जो है ज़्यादातर जो है जर्मन स्पीकिंग के लोग थे, वो लोग शामिल थे। इसके बाद अगर देखा जाए इटालियन स्पीकिंग जो प्रोविंसेस था वो लंबार्डी और वेनेटिया था। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग थे। और कौन कौन से, लेट्स सी। हंगरी में हाफ जो पॉपुलेशन था वो magyar लैंग्वेज बोलता था और जो हाफ पॉपुलेशन था वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलता था, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस थे। उसी तरह से गैलिसिया में जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था वो पॉलिश बोला करता था। इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारे डोमिनेटिंग ग्रुप थे देयर हु ऑल्सो लिव्ड इन, जो उसी बाउंड्री में उसी एम्पायर में रहा करते थे। मास जो सब्जेक्ट था वो पीजेंट्स थे और बोहेमियन स्लोवाक ये नॉर्थ में थे, स्लोवेनस इन कार्नोलिया, क्रोन्स साउथ में, रोमांस ईस्ट में, जो ट्रांसवालिया का एरिया था, ट्रांसवालिया का जो ईस्ट एरिया था वहाँ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो एरिया था वो सब के सब जो है डिवाइडेड था, सब में अलग अलग लोग रहते थे, ज़्यादातर लोग पीजेंट हुआ करते थे और सबका एथनिक ग्रुप भी अलग था। और सच डिफरेंस डिड नॉट, ये कभी भी जो है इस तरह का जो डिफरेंस है ये कभी भी किसी पॉलिटिकल यूनिटी को, सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट कर ही नहीं सकता। जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अच्छे से जानता ही नहीं है तो यूनिटी तो कहीं रह ही नहीं जाती है। इनके बीच जो एक टाई अप केवल था, एक बाइंडिंग जो इन सब के बीच था वो ये था कि ये सारे डाइवर्स ग्रुप जो है एक कॉमन जो एलिजेंस था एम्परर का उसके अंडर थे। मतलब इन सब के ऊपर केवल और केवल एक कॉमन रूलर रूल कर रहा है, बस यही इनकी खासियत थी, इसी से ये बंधे हुए थे। नेशनलिज्म का जो आइडिया था या नेशन स्टेट का जो आइडिया था ये तो कहीं यहाँ था ही नहीं, तो कैसे ये यहाँ से निकल करके जो है नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गए। नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट डेट्स। 1797 नेपोलियन ने इटली को इनवाइट किया, नेपोलियन वॉर स्टार्ट हो गया। 1814 से 1815 नेपोलियन हार जाता है, वियना पे सेटलमेंट होता है। 1821 ग्रीक्स स्ट्रगल करते हैं
अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए वह फर्स्ट टाइम यहाँ शुरू होता है। 1848 यूरोप में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। आर्टिसन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट सब के सब जो है इकोनॉमिक हार्डशिप को देखते हुए स्ट्रगल शुरू कर देते हैं, ये लोग रिवोल्ट शुरू कर देते हैं। मिडिल क्लास जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का डिमांड शुरू हो जाता है। इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स, चेक सब के सब एक नेशन के डिमांड की तरफ बढ़ जाते हैं। 1859 से 1870 इटली का यूनिफिकेशन शुरू होता है। 1866 से 1871 जर्मनी का यूनिफिकेशन शुरू होता है, यूनाइट होना शुरू हो जाते हैं ये लोग। 1905 स्लैब नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। तो ये सब जो डेट्स हैं इसको जो है थोड़ा याद कर लेना है, और इन सबको जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी, दिस इज द सब टॉपिक एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एरिस्टोक्रेसी था क्या और न्यू मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होकर के सामने आया। तो सोशली और पॉलिटिकली जो लैंडेड ग्रुप था, जो काफी रिच था और दूसरे पे रूल करता था, उसी को एरिस्टोक्रेटिक क्लास कहा जाता था। ये डोमिनेंट क्लास था पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे यूरोप में। मिडिल क्लास ऑफ दिस मेंबर ऑफ दिस क्लास वेर यूनाइटेड। ये इस ग्रुप के जितने भी मेंबर थे सब के सब जो है एक कॉमन तरीके से यूनाइट हुआ करते थे। किस तरीके से? तो इनका लाइफ स्टाइल एक जैसा था, इनका रीजनल डिवीजन जो है इनको बस एक दूसरे से अलग करता था, लेकिन इनके रहने का तरीका, इनके बोलने का तरीका, ये सब के सब इन सबको यूनाइट करके रखा था। इनके पास बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे कंट्री साइड में, और साथ में जो टाउन होता था वहां पर इनके टाउन हाउसेस हुआ करते थे, रिच लैंडलॉर्ड्स जिसको बोला जाता है। ये जनरली जो है फ्रेंच बोला करते थे किसी भी डिप्लोमेसी पर्पस के लिए। मान लीजिए एक दूसरे से बात करना है, और साथ में जो हाई सोसाइटी था वहां पर भी फ्रेंच ही बोला जाता था। इनके फैमिलीज के बीच अक्सर जो है मैरिज का टाई अप हुआ करता था, मतलब इनके एक तरफ जो भी मैरिज हुआ करता था ये एक दूसरे में ही करते थे, अलग नहीं करते थे। ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था ये काफी पावरफुल था, लेकिन इनका जो नंबर था बहुत छोटा था, इनमें बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। मेजोरिटी जो पॉपुलेशन का था वो पेजेंट्री से बना हुआ था, ज्यादातर किसान लोग थे। वेस्ट में जो लैंड का बल्क था, ज्यादातर एरिया था वो या तो टेनेंट के हाथ में था या स्मॉल ऑनर्स के हाथ में हुआ करता है। मतलब आप रसिया का एग्जाम्पल ले लें तो वहां देखेंगे कि ज्यादातर जो लैंड था वो या तो टेनेंट के हाथ में था या स्मॉल ऑनर्स के हाथ में था। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ज्यादातर जो लैंड होल्डिंग था वो बड़े बड़े स्टेट्स में कन्वर्ट थे, और वो स्टेट जो है रहता था किसके पास? लैंडलॉर्ड्स के पास। उसके ऊपर कल्टीवेशन कैसे होता था? तो उसके ऊपर सर्फ के थ्रू कल्टीवेशन होता था। ये वो लोग हैं जो लैंडलॉर्ड्स के अंडर में जो है काम किया करते थे। आप इसको गुलाम कह सकते हैं, जिसके पास कोई राइट्स नहीं होता है, ऑल दोज वेयर द सर्फ। तो इनके थ्रू जो है ये लैंडलॉर्ड्स अपने खेतों पे काम करवाया करते थे, और ये काफी रिच हुआ करते थे, जबकि सर्फ्स की जो हालत थी वो बहुत खराब हुआ करती थी। जिस वक्त लैंडलॉर्ड्स का पूरा दबदबा था, उनके पास जो है पूरा लैंड स्टेट था, उस वक्त कैसे जो है मिडिल क्लास राइज कर गया यूरोप में। तो हम लोग देखेंगे वेस्टर्न और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप था वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ट्रेड शुरू हुआ। ट्रेड शुरू होने के साथ क्या हुआ? टाउन्स बढ़ने लगे, और जब टाउन्स बढ़ने लगे तो कमर्शियल क्लासेस का इफेक्ट बढ़ने लगा। कमर्शियल क्लास का इफेक्ट क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि इनका जो अर्निंग था वो धीरे धीरे प्रोडक्शन के थ्रू जो है बढ़ चुका था। इनकी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा था, और ये प्रोडक्शन जो है जो मार्केट के लिए जो प्रोडक्शन किया जा रहा था उसकी वजह से इनके इनकम बढ़ने लगे। अब हुआ ये कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ इंग्लैंड में, ये तकरीबन शुरू हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। मतलब इंग्लैंड में ये पहले शुरू हुआ, जबकि फ्रांस या जो अदर पार्ट ऑफ एरिया था यूरोप का जिसमें जर्मन हो गया, इन सब में स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में। लेकिन हुआ सब जगह शुरू हुआ, सबसे पहले इंग्लैंड में, बाद फ्रांस, जर्मनी, etc में सब में शुरू हुआ। जैसे ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्ट हुआ ये कि एक नया सोशल ग्रुप उभर करके सामने आया जो कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन से बना हुआ था। साथ में इसमें था मिडिल क्लास, जो जिसमें कौन कौन शामिल थे? मिडिल क्लास में इंडस्ट्रियलिस्ट लोग शामिल थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे,
ये सब काफी एजुकेटेड भी थे, साथ में इनके पास वेल्थ भी काफी आ चुका था। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो ग्रुप था स्मॉल नंबर में, ये सब के सब जो है इनका जो नंबर था वो काफी कम था और ये 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी तक बना हुआ था। मतलब मिडिल क्लास का जन्म हो चुका था, लेकिन 19th सेंचुरी तक इनका नंबर काफी कम था और ये काफी एजुकेटेड लोग थे, लिबरल मिडिल क्लास। ये फर्स्ट थे जिन्होंने जो है नेशनल यूनिटी को जो है के आइडिया को सामने रखा, प्रपोज किया और ये चाहते थे कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास को जो प्रिविलेज दिया गया है या जो उनको जो है छूट दिया गया है उससे जो है छूट ये किया जाए, हटाया जाए और सबको इक्वलिटी के बेसिस पे जो है राइट्स दिए जाए। ये वो ग्रुप था जो चाहता था कि अगर कंपटीशन क्रिएट किया जाए तो डेवलपमेंट काफी तेजी से होगा। सो ये जो नया मिडिल क्लास था इसी ने जो है प्रिविलेज को फिनिश करने का डिमांड रखा और साथ में ये चाहते थे कि एक नया ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जिसमें सब लोग जो है आगे बढ़ सके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि जो लिबरल नेशनलिज्म था वो था क्या, कैसे नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ। सो वेट फॉर दैट। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।